Yes. Good evening, everyone. My name is Archana Bharti, roll number 2073, and this is my presentation submitted to Dr. Manish Karnwal, sir. My topic is maritime trade and non-agrarian production in the Mughal Empire. So let's first see my objectives. My objectives are to understand the pattern of oceanic trade under the Mughals, understand that the opening of the sea route between Europe and Asia marked a period of great importance, know about the major merchant groups involved in these trading activities, know the various types of art, and then my other topic that I have taken, that is non-agrarian production. इसके objectives है know the various types of articles manufactured in India, be able to list the main centers of specific crafts, know about the techniques used in production of a few commodities, and then have some idea about the organization of production in certain crafts. So my sources are, फर्स्ट प्राइमरी सोर्सेज में है अकबर नामा बाय अबुल फजल, देन दिस जहांगीर नामा मेमोइर्स ऑफ जहांगीर, देन ये एक बुक है जीन बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर की ट्रैवल्स इन इंडिया, एंड देन फ्रैंकोइस बर्नियर की ट्रैवल्स इन द मोगल एम्पायर. सेकेंडरी सोर्सेस में आई हैव एम अतर अली की द पासिंग ऑफ एम्पायर द मुगल केस मॉडर्न एशियन स्टडीज, जो कि 1975 में आई थी. And then M. Alam ki trade, state policy and regional change, aspects of Mughal-Uzbek commercial relations. Then the Cambridge Economic History of India, that was edited by Tapan Rai Chaudhary and Irfan Habib. And then there's Satish Chandra ki History of Medieval India. And then in contemporary sources, I have Mir Kamaruzzaman Chaudhary ki The Historiography of Navigation and Maritime Technology in India during the 17th and 18th century. कैथरीन मैनिंग की फ्रेंच कंट्री ट्रेड ऑन कोरोमंडल, एंड देन तीर्थंकर रॉय की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसका 1707 टू 1857 टाइम पीरियड है. सो माय फर्स्ट टॉपिक मैरीटाइम ट्रेड. अगर हम मैरीटाइम ट्रेड की बात करें इंडिया में मुगल एम्पायर के टाइम में, तो वो दो पार्ट में डिवाइड थी. ओके, कोस्टल ट्रेड एंड देन हाई सीज ट्रेड. So what was coastal trade? Coastal trade was conducted with two maritime zones of the Indian Ocean, and that was western coast and the eastern coast of India. So western coast of India में क्या क्या था? Western coast. Firstly, clear about the maritime activities. What do you mean by maritime? यस सर. सो मैरीटाइम ट्रेड का मतलब होता है कि जो ट्रेड जो कि मेनली ओशन के थ्रू होता है, ठीक है. एंड जरूरी नहीं कि ये फॉरेन कंट्रीज में ही हो, मतलब जैसे आप देख सकते हो कोस्टल ट्रेड का जैसे ये एग्जांपल है. सो मैरीटाइम का मतलब जहाँ पे हम ओशन का यूज करके जहाँ पे ट्रेड का एग्जांपल आ जाता है, वहां पे वो मैरीटाइम ट्रेड का हो जाता है. सो वेस्टर्न कोस्ट से जैसे हम देख सकते हैं कि ये दोनों मेन कोस्ट इंडिया के हैं, उस टाइम पे थे, अभी भी है. एंड देन वेस्टर्न कोस्ट यहाँ से फ्रॉम सिंध टू मलाबार से स्ट्रेच होता है, एंड इट वाज लिंक्ड, उस टाइम इट वाज लिंक्ड विद पर्शियन, द पोर्ट्स ऑफ पर्शियन गल्फ, रेड सी एंड ईस्ट अफ्रीका. एंड देन द ईस्टर्न कोस्ट जो कि बंगाल से कोरोमंडल तक स्ट्रेच होता है, दैट वाज लिंक्ड, मतलब और उसमें मलाबार पोर्ट्स भी इंक्लूडेड, दैट वाज लिंक्ड टू साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. सो because of long distances and slow moving transport system, inter-regional trade was also conducted through the sea route, involving large number of coastal areas. मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि मैरीटाइम ट्रेड का मतलब होता है जहां पे हम सी का यूज करते हैं, सी रूट का. एंड ये जो सी रूट था ना, दिस वाज मच बेटर देन द लैंड रूट्स. क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस को शॉर्ट टाइम में हम ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है. और इसमें मतलब आप एक बोट में रख के, एक नाव में रख के, यू कैन टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइक यहाँ से वहां सामान आप कर सकते हो. एंड जो कोस्टल ट्रेड था, दैट वाज मोस्ट प्रोमिनेंट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. द ईस्टर्न कोस्ट ऑल्सो हैज सम ट्रेडिंग्स, बट वो बहुत कम था वेस्टर्न कोस्ट के मुकाबले. एंड अगर हम देखते ना, इसीलिए वेस्टर्न कोस्ट पे पायरेसी भी बहुत ज्यादा रैम्पेंट थी. सो एक ये नेगेटिव फैक्टर होता है यहाँ पे, वैसे नेगेटिव नहीं बोलेंगे बिकॉज इनलैंड ट्रेड में भी पायरेसी होती थी. सो जैसे कि हम देखते हैं कि वेस्टर्न कोस्ट में पायरेसी बहुत ज्यादा थी बिकॉज वहां पे सबसे ज्यादा ट्रेड होता था. As a result, most of the traffic here was conducted through convoys. On the western coast, between May and September,
The merchant boats in convoys under protection plied 2 or 3 times between Goa and Cochin and Goa and Cambay. तो यहाँ पे ना क्योंकि पायरेसी बहुत रैम्पेंट है, दैट इज वाई यहाँ पे एक मिडिल मैन की जरूरत थी, एंड दे वेर कॉन्वॉइज नोन एज कॉन्वॉइज. सो ये कॉन्वॉइज जो थे यही यहाँ पे पायरेसी को रोकते थे और लाइक यहाँ से वहां सामान को मिडिल मैन की तरह पहुंचाते थे. एंड मेनली जो स्टफ कैरीड होते थे कोस्टल ट्रेड में वो वीट, ऑयल, पल्सेस, शुगर, टेक्सटाइल्स, यही सब मिसलैनियस अदर आइटम्स ये सब रहते थे. एंड फिर हम देखते ईस्टर्न कोस्ट पे जो बोट्स रहते थे उसमें मेनली कॉपर, जिंक, टिन, टबैको, स्पाइसेस एंड चिन्स. चिन्स इज अ लाइक टाइप ऑफ टेक्सटाइल. सो जो कि कोरोमंडल कोस्ट से आता था और फिर ये मतलब बंगाल कोरोमंडल कोस्ट से बंगाल की तरफ आता था. ठीक है. और उसके बाद फिर यही कोरोमंडल कोस्ट इन टर्न रिसीव्ड कॉपर, मर्क्यूरी, सिनाबार एंड पेपर. सो इसमें मतलब कैसे यहाँ पे जो ट्रेड होता है वो मैंने बताया हुआ है. From Gujarat and spices from Malabar. The coastal towns of Orissa also had links with Coromandel and Malabar coast. Cloth, foodstuffs, iron, steel and other metals brought from Vijayanagar and Golconda reached via Bengal via Coromandel. So जो Coromandel था ना, that was a main major point of coastal trade. And also हम देखते हैं कि जो overseas trade, जो कि oceanic trade जो है ना, उसमें भी Coromandel का बहुत बड़ा रोल होता था. Because Bengal जो कि हम हब बोलते हैं, उस टाइम का हब मेन था ये. So उस तक पहुंचने का रास्ता कोरोमंडल से होता था. सो जैसे कि मैंने बताया था ऑलरेडी कि कोरोमंडल का बहुत इंपॉर्टेंट था. उसके बाद फिर राइस, टेक्सटाइल्स एंड वेरियस अदर आइटम्स फ्रॉम वेरियस टाउन्स फ्रॉम कोस्ट ऑफ बंगाल रीच टू द वेस्टर्न कोस्ट. तो यहाँ पे कैसे सारा ट्रेड होता था दैट आई हैव शोन. एंड यहाँ पे एक मैप भी अगर आप देख सकते हो, देन यू कैन सी दिस मैप, यू कैन कनेक्ट दैट. सो द मूवमेंट ऑफ कोस्टल ट्रेड वाज मोस्ट प्रोमिनेंट. यहाँ पे मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट था. दैट वाज सिंध टू कैम्बे, गुजरात टू मालाबार, Bengal to Coromandel, and then Malabar to Coromandel. Silk cloth from Gujarat and Bengal also occupied a prominent place. Silk cloth का भी बहुत ज्यादा ट्रेड होता था इस टाइम पे. एंड बिसाइड woven cloth there was a demand for cotton and silk yarn also. मतलब यार्न का भी डिमांड बहुत ज्यादा था, जैसे कि आई थिंक सभी को पता होगा. मोरलैंड एस्टिमेट्स दैट मोरलैंड हिस्टोरियन का नाम है. मोरलैंड एस्टिमेट्स दैट द डिमांड of the English company alone was 200,000 pieces in 1625, 150,000 pieces in 1628, and around 120,000 pieces in 1630. After 1650, the East Coast was also explored, and the supply from Madras was around 100,000 pieces or more per year. The Dutch demand was also more than 50,000 pieces a year. So इससे ना हम ये चीज like infer कर सकते हैं that जो फॉरेन ट्रेड था उसकी वजह से इंडिया का काफी ज्यादा ट्रेडिंग बहुत एक्सपैंड हो गया था. एंड वी वर एबल टू प्रोड्यूस मोर, डिमांड्स बढ़ गई थी, दैट्स व्हाई वी वर एबल टू प्रोड्यूस मोर. एंड इसी से इंडिया का उस टाइम ट्रेड इतना फ्लरिश कर पाया था. Now let's talk about the overseas trade. This was the most important part of oceanic maritime trade. So coastal trade तो सिर्फ उसका एक like small part था, but overseas trade that was the main and important part. अर्चना एक मिनट. What about कोरोमंडल कोस्ट? प्रदीप, कोरोमंडल कोस्ट किसको बोलते हैं? 2243. प्रदीप, गुंजन दिवाकर, कोरोमंडल कोस्ट. अर्चना. यस सर. कोरोमंडल कोस्ट. सर कोरोमंडल कोस्ट वो था जो मेनली बंगाल को कनेक्ट कर रहा था. जैसे कि मैंने बताया ना, इट वाज पार्ट ऑफ लाइक बंगाल के नीचे का जो पूरा पार्ट Yes, था, sir. जैसे मालाबार, अगर हम देखें तो सर मैं ये मैप फिर से दिखा देती हूँ. यहाँ हाँ, पे मैंने यहाँ पे बताया है. ये मैप पे मालाबार इम्पोर्टेंट है. सब लोग जानेंगे कि मालाबार ये वे ऑफ बंगाल है जो कलकत्ता से नीचे आता है, और उसके बाद कोरोमंडल कोस्ट है, और उसके अपोजिट में मालाबार कोस्ट है, मालाबार. ठीक है. यस सर. ये मालाबार इधर की तरफ आता है एंड बंगाल और कोरोमंडल यहाँ पे मतलब पूरा
अरे तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन सा जो कोस्ट है वो किधर है. इट्स अ गुड. यस, गो अहेड. सो ओवरसीज ट्रेड की बात करते हैं. देन इन द लेट medieval एंड अर्ली मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दैट वाज मार्क्ड chiefly by the arrival of European trading companies as well as private traders in the Indian Ocean trade. And that's why यहाँ पे overseas trade का इतना demand हो गया था, and it was like flourishing over here. Other defining features of the Indian Ocean trade during this period were the extensive precious metal flows, trade in Indian textiles, and the nexus between state and maritime trade. इसको अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊं, देन मेटल फ्लो जैसे गोल्ड और सिल्वर का जो ट्रांजैक्शंस हो रहा था ना, वो बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन ट्रेड इन इंडियन टेक्सटाइल्स, एज यू ऑल नो कि मेन इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता था वो टेक्सटाइल्स का ही होता था एंड स्पाइसेस का. सो टेक्सटाइल्स वेर मोर इंपॉर्टेंट देन स्पाइसेस. एंड देन द नेक्सस बिटवीन स्टेट एंड मैरिटाइम ट्रेड. मुगल्स के टाइम पे जो मुगल का रॉयल्टी था ना, दैट वाज लाइक हम उसको स्टेट बोलते हैं अभी, तो जो रॉयल्टी था दैट वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मैरिटाइम ट्रेड. एंड ये मैंने आगे एक्सप्लेन किया है. सो यहाँ जो मतलब जो मुगल था वो डायरेक्टली यहाँ पे मैरिटाइम ट्रेड से कनेक्टेड है. दैट्स व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, ओवरसीज ट्रेड का ड्यूरिंग दिस पीरियड. The significant feature of the period was the entry of few prominent European countries in the trading arena of India. The Portuguese had already settled in the western parts of India by early 16th century. So European countries में सबसे पहले Portuguese आई थी, and वो दिल्ली सल्तनत के टाइम ही आ गए थे. Early 16th century, that means दिल्ली सल्तनत के टाइम ही. And by the way, by time like 17th century में जब French, Dutch and English आए, उस टाइम ये पूरा settle हो चुके थे. So there was a huge challenge with in front of these companies, that how they are going to like Portuguese को कैसे वो वहां से remove करेंगे, उनका monopoly को कैसे remove करेंगे, खुद का कैसे establishment करेंगे. The sea routes on both the Arabian Sea and the Bay of Bengal were well frequented. Before the discovery of the sea route via the Cape of Good Hope, the most frequented sea routes were first from Cambay to Cambay, Surat, Thata to the Persian Gulf and Red Sea, and then the second from other parts like Dabhor, Cochin and Calicut to Aden and Mocha. तो ये मतलब ये दो इम्पोर्टेंट लाइक सी रूट्स हैं जो कि केप ऑफ गुड होप का जो सी रूट है उसके पहले ये दोनों को यूज किया जाता था. केप ऑफ गुड होप जब फाउंड हुआ था तो दैट वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम लाइक फॉर यूरोपियन कंट्रीज टू कम टू इंडिया. दैट्स व्हाई फिर बाकी सारे जो सी रूट्स है ना वो मतलब उसका यूज कम हो गया था. At Mocha, certain commodities were carried by Red Sea and then through overland route to Alexandria via Cairo. तो ये मैंने यहाँ बताया कि कैसे जो ट्रेड होता था वो कहाँ कहाँ पे जाता था. एंड इफ यू कैन सी दिस मैप, देन यहाँ पे आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज है. लाइक कायरो ओवर हियर, अलेक्जेंड्रिया ओवर हियर. Alexandria was another point of distribution of commodities into European countries. With the rounding of the Cape of Good Hope, the European countries got new openings. Now they no more depended on Alexandria or Aleppo. Instead, they dealt directly with India and South Asian countries. So, जैसा कि क्या हुआ कि Cape of Good Hope जब discover हुआ, after that वहाँ पे middleman की कोई जरूरत नहीं थी. That's why जो East country थी ना वो like यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बीच में आ जाता है Eastern मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज है उसके बीच में ये स्पेस पड़ जाता है. सो दे बट केप ऑफ गुड होप जब फाउंड हुआ तो उसके बाद जो यूरोपियन कंट्रीज थी दे हैड द मींस टू डायरेक्टली कांटेक्ट कम इनटू कांटेक्ट विद इंडिया एंड डायरेक्टली ट्रेड विद इंडिया. Yes. An account of 1661 estimates that the Armenians bought cotton textiles worth 10 lakh rupees to be sent to Persia. So इसके बाद जो है ना लाइक इसके बाद ट्रेड बहुत बढ़ जाता है. इसी वजह से फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रेड का कितना लाइक और ज्यादा यहाँ पे फ्लरिशिंग और होता है. As for eastern seas, since long the Indian merchants were having seaborne trade with China and the Indonesia archipelago, from Hooghly, Masulipatam and Pulicat, commodities were sent directly to Akin, Batavia and Malacca. Through the Malacca Straits, merchants used to go as far as Macau and Canton in China. तो ये तो हो गया वेस्ट की बात, लाइक यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज गया. और यहाँ से लाइक आप देख सकते हो ये मैप में
ओके, सो यहाँ से यू कैन सी कि कैसे लाइक ये इंडोनेशियन आर्किपेलागो जो ये वाला पोर्शन है, एंड देन टू चाइना ऑल्सो, कैसे ये पूरा ट्रेड यहाँ पे एक्सपैंड करता था. सो यहाँ पे आई हैव शोन अ माइंड मैप कि कैसे ओशनिक ट्रेड. सो द ओशनिक ट्रेड में दो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे मैंने बताया, कोस्टल ट्रेड एंड देन हाई सीज ट्रेड. कोस्टल ट्रेड में मोस्ट प्रोमिनेंट जो था वो सिंध टू कैम्बे का रूट, मलाबार कोरोमंडल रूट, गुजरात मलाबार एंड देन बंगाल कोरोमंडल रूट. एंड देन इसमें दो कोस्ट, इंडिया के दो कोस्ट के थ्रू होता था, वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट. वेस्टर्न कोस्ट जो कि सिंध टू मलाबार था, एंड इट वाज लिंक्ड विद द पोर्ट्स ऑफ पर्शियन गल्फ, रेड सी एंड ईस्ट अफ्रीका. एंड यहाँ दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट, एंड इस पर सबसे ज्यादा पायरेसी होती थी. And eastern coast Bengal to Coromandel, but including the Malabar ports also, and it was linked with Southeast Asia and China. And then high seas trade में from Cambay, Surat, Thata to the Persian Gulf and Red Sea, and from other ports like Dabhor, Cochin and Calicut to Aden and Mocha. And इसमें important traders जो थे वो Portuguese, French, Dutch, Persians, English companies and Armenians. ये important traders थे oceanic trade में. एंड एक्सपोर्ट में हम देखते हैं, एक्सपोर्ट में मेनली इंडिगो, सॉल्पेट्रे, सिल्क फैब्रिक्स, प्लेन डाइड एंड लूम पैटर्न कैलिकोस. कैलिकोस वाज कॉटन क्लॉथ बेसिकली. सो एंड टर्मरिक एंड अनीसीड, सौंफ जिसको हम बोलते हैं, एंड ओपियम एंड जिंजर, ये मेन एक्सपोर्ट थे. और भी एक्सपोर्ट थे, बट दीज वर लाइक सबसे ज्यादा इनका एक्सपोर्ट होता था. वेरी गुड. And these are the most important ports of that time. So सबसे पहले कैम्बे, कैम्बे जो कि लाइक गुजरात पे था, ठीक है. एंड इट वाज कॉल्ड लाइक द सी ऑफ गेट्स. इसकी वजह से ना गुजरात वाज कॉल्ड द सी ऑफ गेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. एंड देन देयर वाज सूरत. सूरत भी गुजरात में था. एंड देन कैलिकट. कैलिकट वाज लाइक इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ केरला. एंड देन कोचिन. So Cochin was like in the Malabar coast. Okay, जैसे मैंने बताया था उसे, Malabar coast कहाँ पे? Cochin was in the Malabar coast. And then Quilon, then Hooghly, that we all know, it was in western Kolkata. Sorry, western Bengal. And then there was Masulipattnam, that was also in Andhra. Then there is Pantlani Kolam. So this was in the Malabar coast. And then there was Mangalore, so it was in the like Karnataka and Malabar coast में ये भी आता है. So let's move on to the exports. तो maritime trade में exports क्या क्या होते थे? The goods exported by India included luxury items such as several varieties of clothes, carpets, embroidery, pearls, elephants, rhinoceros horse, peacocks, and non-luxury items में थे घी, spices, aromatic roots, cotton, indigo cakes, iron swords, musk, different types of wood, sugar candy, and food grains. So at that time, in the medieval times, India का export इतना था that it was known as the largest and most competitive producer of textiles. India was at the center of Indian Ocean trade in textiles for a long period of time. Internationally, India was prominently trading with Southwest Asia and Mediterranean via the Arabia Sea, and with Southeast Asia via the Bay of Bengal. तो Mediterranean से Arabia Sea से connect, like अगर आप इमेजिन कर सकते हो, देन वेस्ट में मेडिटेरेनियन एंड देन ईस्ट की तरफ साउथ ईस्ट एशिया. एंड वेल नोन सेंटर्स ऑफ ट्रेड फॉर टेक्सटाइल्स वाज सूरत, बंगाल एंड मसूलीपट्टनम. सो सबसे पहले एक्सपोर्ट हम देखते हैं इसका, प्लेन डाइड एंड लूम पैटर्न कैलिकोस. सो कैलिकोस अगर सिंपल भाषा में समझाओ, देन इट वाज बेसिकली जो ब्रिटिशर्स ने कॉटन को एक नेम दिया था. So there are references to calico's pattern in the loom being produced in West and South India. Example, ginghams. But these were destined for African markets or for use in bartering for spices in the intra-Asian trade. So you can see कि हमारा सिर्फ यूरोपियन के साथ नहीं बल्कि अफ्रीकन मार्केट्स में भी हमारा ट्रेड होता था उस टाइम. And these like they were also used for bartering for spices. As you all know कि कैलिकोस मतलब एक टाइम के बाद ना उसका ट्रेड डाउन हो जाता है, बिकॉज इंडिया का जो कॉटन था ना उसके साथ एक प्रॉब्लम थी. सो इसलिए मेनली हम देखते हैं कि स्पाइसेस पहले से भी और अभी भी इंडिया की लाइक बहुत डिमांड में रहती है. Then the muslins of West India, for example, were bought in large quantities
for re-export from London to the Levant, while the trade in Bengali muslins was limited by the monopolization of supply by indigenous merchants and by virtue of their unsuitability for the European climates. So जो muslins थे ना West India के, they were like bought in large quantities for re-export from London to the Levant. Like London पहले वो आता था and then वहां से फिर वो Levant के लिए जाता था. एंड इसके दो रीजन थे, क्यों? क्योंकि मतलब उसमें मोनोपोलाइजेशन था पहले तो बंगाली मसलिन पे, एंड देन जो मसलिन था ना उसको यू कैन नॉट वियर दैट इन यूरोपियन क्लाइमेट, दैट्स व्हाई. और नेक्स्ट होता है सिल्क फैब्रिक. सो इन द कोरोमंडल रीजन ऑफ साउथ इंडिया is not known for silk production, and most western Indian silks were mixed cotton silk fabrics. The cheapest जिसमें था वो tapestries and were generally brought for the West African trade. The English generally bought such textiles for bartering in the intra-Asian spice trade. In contrast, silk exports were a significant part of the export trade of Bengal in this century, with the English company as one of the largest buyers from circa 1670. So, जो silk का था ना, because like maximum जो silk थी वो mixed cotton silk fabrics रहती थी. That's why they were mainly used for in like spice intra-Asian spice trade में bartering के लिए mainly use किया जाता था. बट लाइक जो सिल्क फैब्रिक्स थी उनका एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होता था, एंड दैट वाज जो मेन बायर था उसका, दैट वाज द इंग्लिश कंपनी. इसका एक और लाइक सिल्क का एक फॉर्म ये भी है तफीता. तफीता वाज वन ऑफ द एक्सपेंसिव एक्सपोर्ट वेराइटीज. लाइक ये तो टपेसिल्स था, टपेसिल्स वाज चीपेस्ट ऑफ सिल्क एंड इसको बार्टरिंग में यूज करते थे. और तफीता जो था वो सबसे एक्सपेंसिव था, एंड दैट वाज लाइक बॉट. Satin, chins, malmal, stripped cotton clothes, cambric muslins, silk scarf, Golconda muslins, and other various other varieties of silk products available in Chaul, Dhabol, and the other parts of Gujarat were exported to Portugal. So ये जो like trade था ना, ये mainly Portuguese के साथ होता था, and these were like main important silk का जो चीज था वो Portuguese के Portugal में मतलब जाता था. Among these items, silk were produced in places like Burhanpur and Balaghat, chins in Cambay, calico in the vicinity of Daman and Gungao in Cambay and Balaghat. So, जैसा कि like जो medieval time था, you know that in that time main अलग-अलग places अलग-अलग चीजों के लिए famous थी. So that's why यहाँ पे like chins in Cambay, वहाँ पे सबसे ज्यादा chins Cambay में famous था, वही यहाँ पे है. And volume of textiles जो था वो लाइक पोर्टुगीज तो बहुत पहले से ट्रेड कर रहे थे, लेकिन 17th सेंचुरी में जो टेक्सटाइल का जो लाइक प्रोडक्शन है ना और जो इसका ट्रेड है वो और बढ़ जाता है. नेक्स्ट था एक्सपोर्ट में सॉल्पेट्रे. सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग गन पाउडर, एंड इट वाज मच इन डिमांड इन यूरोप. In the 17th century, the Dutch started exporting it from Coromandel, and उसके बाद the English companies also followed. In the second half of the 17th century, is trade from Bihar via Orissa and Bengal ports started. And soon बिहार जो होता है वो इसका मेन इंपॉर्टेंट सप्लायर बन जाता है. ठीक है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर 1658 द इंग्लिश वे प्रोक्योरिंग मोर देन 25,000 मॉन्स ऑफ सॉल्पेट्री पर ईयर फ्रॉम बंगाल पोर्ट्स. एंड ये जो क्वांटिटी है ये 1680 के बाद और इंक्रीज हो जाती है. डच का भी डिमांड जो था वो भी बहुत हाई था, एंड ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा था. द इंग्लिश डिमांड इस मेन चीज के लिए वो 18th सेंचुरी तक कंटिन्यू करती है. तो सॉल्पेट्री वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट्स फॉर लाइक एक्सपोर्ट. देन नेक्स्ट इंडिगो, इसके बारे में सबको पता ही होगा. इंडिगो फॉर मतलब इंडिगो अपने ब्लू डाई के लिए बहुत फेमस था, एंड इट वाज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन पंजाब, सिंध एंड गुजरात. द इंडिगो फ्रॉम सारखेज गुजरात एंड बायान नियर आगरा, ये दो जगह से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था. Prior to its supply to Europe, large quantities of this commodity were exported to the Persian Gulf from Gujarat and to Aleppo markets from Lahore. The Portuguese started its export around the last quarter of the 16th century. So Portuguese इसका वो बहुत पहले आ चुके थे early 16th century में, but वो last quarter of 16th century में तब जाके इसका export start करते हैं. And इसका जो main demand था वो mainly यूरोप के लिए था, and it was for dyeing woolen clothes. The Dutch and English started exporting it in the 17th century. Armenians भी इसका use करते थे, and but they are buying it in very small quantities. And the 17th century,
Dutch, English, Persians, Mughals and Armenians competed to procure the commodity. मतलब इसका डिमांड इतना ज्यादा था कि इसके लिए पूरा कंपटीशन मार्केट में रहता था. Around the middle of the 17th century, the Dutch and English were procuring around 25,009 or 30,000 mons per annum. And it is also known that India was a major importer of precious metals via maritime trade. So एक और चीज like indigo हो गया, and then next प्रीशियस मेटल्स, ये भी इसका भी फ्लो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि प्रीशियस मेटल्स का फ्लो बहुत था इंडिया में, एंड इट वाज अ मेजर इंपोर्टर ऑफ प्रीशियस मेटल्स मेनली. Between 1681 and 1685, the English company alone exported 240 tons of silver and 7 tons of gold into India. So एक ट्रेड तो था इंडिया में, नो डाउट, बट इकोनॉमी जो इंडिया की थी ना, वो कहीं ना कहीं इस चीज की वजह से लैक आई थिंक कहीं ना कहीं थी, बिकॉज जो मेटल्स का जो ट्रेड था ना वो काफी ज्यादा लाइक हम इंपोर्ट कर रहे थे बाहर से. The next export में opium that was bought by the French and Dutch and English companies. The main sources of supply were Bihar and Malwa. Then Bengal sugar that was also taken in bulk by Dutch and English companies. Ginger, which was exported to Europe by the Dutch. Turmeric, ginger and aniseed, जिसको हम सौंफ बोलते हैं, were exported by the Armenians. Large-scale trading operations were conducted between the ports of Gujarat and Indonesian archipelago, जो कि ईस्ट साइड में आपको लाइक रिमेम्बर रखना है. From here, cotton textiles were taken in bulk to Indonesia and spices were brought in return. Brightly colored cotton clothes and chins from India were in great demand. A large part of this trade was later on taken by Coromandel, from where textiles were exported to Indonesian islands and spices were imported from there. So Indonesian का island जो ना, it's like कहीं पे मैंने पढ़ा था that Indonesian islands that was known as spice islands. तो वहां से भी हमारे यहाँ मतलब स्पाइस आते थे, एंड लाइक फिर बाद में पहले तो लाइक यही यूज होता था, गुजरात का पोर्ट यूज होता था, एंड देन लेटर ऑन कोरोमंडल से हम यहाँ पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते थे. सो जैसे कि मैंने रिमेम्बर करना बताया था कि ईस्ट में चाइना एंड इंडोनेशियन आर्किपेलागो, ये दो चीज मैरीटाइम ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट थी. Towards the second half of the 16th century and the beginning of the 17th century, pepper from Canada began to be exported in larger quantity than before. It is estimated that the Portuguese exported from Malabar about 25,000 and 30,000 quintals of spices of all sorts annually to Lisbon in the first decade of the 16th century. So, जो spices का जो trade है ना, वो 16th century के second half and 17th century का beginning में और बढ़ गया, and especially pepper का. And another spice जो था वो cinnamon, which was another commodity exported from Malabar, and though its quality was not as good as that from Ceylon, but वो भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता था. And then there was white and red sandalwood जो कि मलाबार कोस्ट के थ्रू पोर्टुगल जाता था. And sandalwood from the Coromandel was an important item of export to Portugal. So you can see कि sandalwood भी एक export का item था. Then spikenard was cultivated in Bengal, and this was brought to Cochin to be exported to Portugal. The most expensive item of export from this region was pearl, chiefly collected from the pearl fishery coast. So एक और like India में एक और उस time चल रहा था that there was pearl fishery. So यहाँ से जो pearls का था ना, उसका भी export होता था, and that was through Bengal. So let's see on the imports. So import में there is an evidence of animals including horses traveling by sea, this time for the subcontinent. So animal मतलब import में हम animals देखते हैं, horses उसमें included थे. So Tavernier बोलते हैं that elephants, according to Tavernier, were transported not only from Ceylon, the principal source of elephants on the subcontinent, but also from East Africa and Southeast Asia. Journeys which would have been undertaken by ship. Tavernier also knows that the king of Persia sent the king of Golconda a gift of 55 horses by sea. So you can imagine that elephants and horses, ये दो main animals थे that were a means like जिन्हें export किया जाता था through sea. And then copper that was also imported. Lead and mercury, they were another important commodities brought to India. So mainly you can see that यहाँ पे एक ना एक आपको पैटर्न दिखेगा that हम metals का बहुत ज्यादा import करते थे. जैसे मेटल का या फिर जो गोल्ड या सिल्वर, ये सब का बहुत ज्यादा import हो रहा था इंडिया में.
Silk and porcelain from China were imported into India by the English. Good quality wine, carpets and perfumes were bought from Persia. So ये तो रॉयल्टी के लिए और उनके लिए आता था, नोबिलिटी के लिए. Some items like cut glass, watches, silver utensils, woolen clothes, and small weapons from Europe were in demand by the aristocracy in India. So mainly जो import होता था वो aristocracy के लिए होता था. But जो basic need के लिए जितनी भी चीजें थी ना वो इंडिया के पास already थी. Then let's say the trade practices. So पहले तो वहाँ partnership का था. ठीक है, partnership, the merchants pool their resources to carry on trade. Some persons formed joint ventures for overseas trade. We hear of two nobles, Nawab Qutbuddin Khan and Nawab Kilij Khan, having built a ship and taken to trading jointly during Akbar's reign. So you can see क्योंकि जो ओवरसीज ट्रेड था दैट वाज वेरी डेंजरस, नॉट ओनली ड्यू टू द वेदर, लाइक कभी भी वेदर चेंज हो सकता है सी में, एंड उसका डायरेक्शन भी बहुत मुश्किल होता था निकालना, एंड ऑल्सो ड्यू टू पायरेसी. सो दैट इज वाई यहाँ पे पार्टनरशिप, इंश्योरेंस, ये सब की काफी जरूरत थी ओवरसीज ट्रेड के लिए. Banarsi Raj described his partner's trade in jewels during 1611 to 16. Even brokers at times carried their joint ventures. In 1662, two brokers, Chota Thakur and Somji of Surat, bought a ship Mayflower in partnership and fitted her for a voyage. So जितना भी मतलब मेनली जितना भी ट्रेड होता था ना बाहर ओवरसीज में, वो जॉइंट वेंचर्स के थ्रू ही होता था. अकेले लाइक कोई भी अपना शिप लेके कहीं नहीं जाता था ट्रेड के लिए. Then insurance. इस मरीन में देखते हैं इंश्योरेंस क्या था. Another important commercial practice prevalent in India on a limited scale was that of insurance और बीमा. So जो चीज आपको अभी दिखती है ना लाइक मॉडर्न वर्ल्ड में दिखती है इंश्योरेंस, वो उस टाइम भी था. In many cases, the sarafs used to take responsibilities for the safe delivery of goods. So saraf were like the middlemen जो की responsibility लेते थे safe delivery के लिए. The English factory records also refer to insurance of goods both inland and overseas. At sea, both the ship and the goods aboard were insured. The rates for insurance are also quoted in factory records. And by the 18th century, the practice was well established and widely practiced. The rates are also available for different goods for different destinations. The rates for sea voyages were higher than goods going through land. So of course लैंड से ज्यादा हाई होंगे सी वॉयजेस के. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रिस्क होता था और लोग इसको प्रेफर करते थे क्योंकि इसका डिस्टेंस लाइक बहुत जल्दी यू कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड ज्यादा सामान आप लेके जा सकते हो वन एट अ टाइम. मतलब लेकिन जो रिस्क था ना दैट वाज वेरी हाई, एंड दैट इज वाई यहाँ के जो रेट्स थे वो बढ़ जाते थे. एंड इसी के लिए a number of uncertainties and risks were involved in long distance sea voyages, and इस uncertainty ने gave rise to a new practice which was called avog or bottomry. ये बहुत important fact like point है, so make a note of this. It was a type of speculative investment which was quite popular during the period. In bottomry, money was lent at high rates ranging between 14 to 60%. The money was lent to be invested in a cargo for a particular destination. The rate of interest depended on the risk involved. The lenders were to bear all the risk of voyage. So this was like a sort of investment कि लाइक क्योंकि ना जब आप यहाँ से लेके जाते हो लाइक इंडिया का टेक्सटाइल्स और ये सब स्पाइसेस जब आप ट्रेड में लेके जाते हो ना कहीं बाहर, देन अगर प्रॉफिट हो जाए देन इट वाज अ मैसिव प्रॉफिट. सो इसीलिए यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स थे एंड दिस प्रैक्टिस ऑफ बॉटमरी केम ओवर हियर व्हिच वाज मेनली नोन एज एवॉग. सो नेक्स्ट हम देखते हैं नेचर ऑफ ट्रेड. दैट पहले तो पोर्टुगीज आए एंड देन डच एंड देन इंग्लिश एंड फ्रेंच. तो उनका हर एक का नेचर अलग अलग था. लाइक इस एंड इसके थ्रू ना यू कैन लाइक सी कि कैसे जो इंग्लिश जो कि बाद में जाके रूल करते हैं इंडिया पे, ये नेचर पूरा कैसे आया और कैसे फिर चेंज होते गया. सो पहले थे पोर्टुगीज. सो पोर्टुगीज दे had a complete monopoly over the trade. So जो मोनोपोली ट्रेड पे जो होता था वो ब्रिटिशर्स ने नहीं इन्वॉल्व मतलब इंग्लिश कंपनीज ने नहीं उसका लाइक इंट्रोडक्शन किया था, बल्कि पोर्टुगीज सबसे पहले उसे लेकर आए थे. And they had like very offensive measures to control their monopoly. They control the sea routes, control the type and volume of cargo carried by other merchants, and they also introduced the system of issuing cartas. So cartas क्या था?
It was a kind of permit to ply ships in the Asian waters, without which the ships were liable to be confiscated and the cargo plundered. A fee was charged for issuing a cartes. So cartes was like a फरमान जैसा आप बोल सकते हो कि अगर वो कार्टेज आप उसको आपके पास नहीं होगा ना, आप नहीं दिखाओगे, देन अगर वो कार्टेज आप नहीं दिखाओगे देन आपका शिप को हम प्लंडर करेंगे एंड योर गुड्स विल बी कॉन्फिस्केटेड. So it was sort of dhamki. So you have to have a cartel. And then while issuing such cartel, it was specifically mentioned that certain items, make note of this, certain items like pepper, horses, ginger, coir, ship, pitch, sulfur, lead, saltpetre, cinnamon, etc. were not to be loaded on the ships. So जो चीजें इनके फायदे के लिए थी ना, जो इनके प्रॉफिट के लिए थी, दे लाइक उसका तो पूरा मोनोपोली ले लिया था एंड उससे किसी के भी लाइक वहां पे आने ही नहीं देते थे. So like you cannot trade on these items because this I have a monopoly on this trade. The next one was Dutch. So Dutch were mainly interested in spice trades and they were not that much, मतलब उतना monopoly वो नहीं रखना चाहते थे Portuguese की तरह. So they were mainly interested in spice trade. And the chief feature of the company's relation with the Indian rulers was that in spite of getting concession from the Indian rulers, the local officials constantly use their powers to evade the orders and impose duties on companies' trade. So इनका जो था ना, इनका लाइक एक जो लोकल मतलब जो रूलर्स पे था उनका एक रिलेशन था यहाँ पे. एंड यू कैन सी फ्रॉम दिस एक फरमान से उन्होंने लिया था सबसे पहले. तो जहांगीर से सबसे पहले फरमान लिया था फॉर द ट्रेड इन बरहानपुर टू कैम्बे एंड अहमदाबाद. एंड देन नेक्स्ट फरमान फ्रॉम शाहजहां टू लाइक जो से 2 फरमान देता है फॉर ट्रेडिंग बंगाल इन 1635 एंड इन सूरत. एंड इन 1638 में सॉल्टपेट्रे का ट्रेड के लिए फरमान. एंड देन 1642 में एग्जेम्प्ट कर देता है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ट्रांजिट ड्यूटीज अलोंग द पिपली आगरा रोड. एंड देन औरंगजेब का जब रेन आता है, देन इन औरंगजेब रेन्स 1689 में औरंगजेब परमिट्स ऑल द कंसेशंस एंजॉयड बाय द डच इन गोलकोंडा. एंड ही ऑल्सो लाइक सबसे पहले तो लाइक इससे पहले वो क्या करता है कि जो शाहजहां ने ऑलरेडी उसे दे चुका है ना, लाइक बंगाल में जो भी उसके राइट रहते थे डच के, उसको वो रिन्यू करता है. एंड देन उसके बाद फिर उसे फिर गोलकोंडा के लिए भी और राइट दे देता है. द नेक्स्ट इंग्लिश. सो इंग्लिश का आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट फैक्ट्री जो था वो मसूलीपट्टनम में सेट करते हैं. नेक्स्ट फैक्ट्री इन 1626 इन आर्मागांव. 1638 में वो मद्रास में एक लीज फ्रॉम द लोकल राजा. सो ये काफी ना एक सटल स्टार्ट करते हैं इंडिया में आके, बहुत सटल स्टार्ट. लाइक पहले बस फैक्ट्री लगाना है एंड वहां पे बस ट्रेड करना है अपना. एंड फिर लास्ट में वो फैक्ट्रीज पटना, बिहार एंड कासिम बाजार बंगाल में फिर ओपन करते हैं. एंड देन जब फैक्ट्रीज हो जाती है देन आफ्टर दैट वो जाते हैं जहांगीर के पास. एंड देन ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन फर्स्ट इंग्लिश एनवॉय reached the Mughal court and received the royal फरमान in 1607. एंड इसके बाद फिर 1615 में क्या होता है कि सर थॉमस रो he was sent to Jahangir's court and he tried to take advantage of the naval weakness of Indian rulers and they harassed the Indian traders and ships. तो इसके बाद this is the most important thing about the Indian rulers. This is the most important. They had big ships but उनके पास अपनी आर्मी नहीं थी. ये सबसे मेजर ड्रॉबैक था उनका. यस अर्चना, गो अहेड. यस सर. सो यहीं पे ना दे वर वेरी वीक इन द मैरीटाइम ट्रेड. मतलब शिप्स तो थी एंड आई विल लाइक शिप बिल्डिंग मेरा जो पोर्शन जहाँ पे मैंने इंक्लूड किया वहां पे आई हैव टोल्ड कि मुगल्स ने मतलब शिप्स तो बहुत सारे रखे थे एंड एवरीवन अकबर से लेके शाहजहां औरंगजेब तक एंड इवन नूरजहां. बट उनका जो मतलब शिप को कंट्रोल करने का एंड जो भी एक मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेशन होना चाहिए ना, वो उनके पास नहीं था. एंड इसी का फायदा यहाँ पे सर थॉमस रो लाइक ब्रिटिशर्स यहाँ पे उठाने की कोशिश करते हैं. एंड यू कैन सी कि कैसे ये जो ट्रेड का जो पैटर्न है ना इनका, ये चेंज हो जाता है. नेचर ऑफ ट्रेड यहाँ से वेरी सटल, स्टार्ट वेरी सटल, देन गो एंड रिसीव द रॉयल फरमान एंड देन यहाँ पे आके यू हैव टू लाइक पूरा इन्हें धमकी देना है एंड यहाँ पे लाइक इन्हें अपना मोनोपोली अब लेना है. एंड इस प्रेशर की वजह से लाइक I will harass the Indian traders and ships and इस प्रेशर की वजह से एक फरमान इशू कर दिया जाता है by which the English merchants got the right to open factories in all parts of the Mughal Empire. So this was a major change.
सो यू कैन सी कि इंग्लिश जो पोर्टुगीज थे उनका पहले से एजेंडा क्लियर था दैट आई हैव टू मोनोपोलाइज. डच का बहुत उनका उतना कुछ एजेंडा नहीं था, दे ओनली वांटेड टू ट्रेड. एंड इंग्लिश का यहाँ यू कैन सी कि बहुत सटल वे में चेंज हो जाता है इनका पूरा नेचर ऑफ ट्रेड. The next is French. So French का पूरा अलग पॉलिसी होता था बाकी सभी लोगों से. The French commander Martin readily acknowledged the authority of Shivaji and agreed to pay him an account in lieu of a license to trade in his dominions. तो फ्रेंच जो थे ना वो पहले मुगल से पहले जो उनका रीजनल एरिया था, जैसे कि शिवाजी का जो एरिया था ना, वहां पे वो सबसे पहले जाके मतलब लाइक वहां पे उसे अपने वहां पे ट्रेड स्टार्ट करते हैं. उनके लाइक उनके रिलेशंस बनाने का ट्राई करते हैं कि मेरा रीजनल रिलेशन ज्यादा बेटर हो. And the French also succeeded in getting a farman from Aurangzeb as early as 1667 to open the factory at Surat. So French तो आए थे तो यूरोपियन कंपनीज के साथ ही, मतलब थोड़ा लेट से आए थे बट ऑलमोस्ट उसी टाइम. बट देन ऑल्सो जो सबसे पहला इनका था ना वो शिवाजी के पास ये पहुंच गए. वहां पे लाइक मतलब मेनली मुगल से पहले जो फरमान आया चाहिए उससे पहले ये रीजनल अपना रिलेशन ज्यादा इनका बेटर था. In 1689, the French got the permissions to fortify Pondicherry from Sambhaji, and then the French maintained close ties with Dost Ali, the Nawab of Carnatic. So you can see कि मतलब जो इनका जो close ties था ना वो rather than from the state or the ruling majority वो regional के साथ ज्यादा था. And then a change in the political situation in South provided the French with an opportunity to interfere in the internal affairs of Indian rulers. The French involvement in affairs of the principalities of South India ultimately resulted in Carnatic wars and the defeat of the French. And यही रीजन था कि फ्रेंच का ना उतना इंडिया का जो ट्रेड है उस पे इनका नहीं आ पाया था. वाई? बिकॉज जो फ्रेंच थे वो ज्यादा रीजनल में ज्यादा उलझ गए थे एंड जो मेन ट्रेड के लिए जो होना चाहिए था वो ट्रेड इनका नहीं हो पाया था अच्छे से. So with this, you can conclude the nature of the trade of all these main four trading companies that came to India. And then there's next the debate. Like एक debate है कि how the advent of Europeans in maritime trade changed the trade patterns. मैं ट्रेड पैटर्न बताया था ना, तो उसके पहले लाइक इनके आने से पहले जो ट्रेड पैटर्न था इनके आने के टाइम और बाद में फिर कैसे ट्रेड पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है. So the issue of whether European commercial activities wrested the Indian Ocean trade away from Asian merchants remains ambiguous in the maritime history tradition. But an established tradition exists which argues that as far as European maritime trading and Indo-Central Asian overland trade were concerned, the effects were uniquely detrimental. So लाइक इंडियन ओशन यूरोपियन कमर्शियल एक्टिविटीज जो जब इंडियन ओशन ट्रेड में जब आती है ना तो वहां पे लाइक जो एशियन मर्चेंट्स है उनका काफी दब जाते हैं. लाइक इसके बाद जो है ना उनका ट्रेड काफी दब जाता है. एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लाइक विदाउट डाउट कह सकते हैं दैट ये डेट्रीमेंटल था. यूरोपियन का आना इंडियन मर्चेंट्स के लिए डेट्रीमेंटल था. And the central contribution to this tradition, like इस जो point है इसको जो support करते जो historian वो Stiensgaard है. And he supported like इसका जो theory उन्होंने निकाला था वो 1974 में निकाला था, जिसमें अपनी thesis में उन्होंने summarize किया था कि first it was not until the arrival of the Dutch and English companies in the Indian Ocean a century after Portuguese that the trade of Indian subcontinent experienced a revolution, that is a change in its established trade patterns, because the companies were successfully able to internalize protection costs and enjoy improved technology and communication networks. And इस व्यू को डगलस नॉट भी सपोर्ट करते हैं. बेसिकली मतलब क्या है कि पोर्टुगीज जो आए उसके एक सेंचुरी बाद जब डच और इंग्लिश कंपनीज आते ना तब मेन रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है ट्रेड पैटर्न्स में. एंड इस टाइम लाइक जो क्योंकि कंपनीज को फरमान एंड प्रोटेक्शन कॉस्ट लाइक एंड बहुत सारे इंप्रूव टेक्नोलॉजीज एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को एंजॉय कर रहे थे. दैट इज वाई यहाँ पे हम मेन चेंज देखते हैं रादर देन विद पोर्टुगीज. And then second, these companies, unlike the Portuguese or the Indo-Central Asian caravan merchants, consequently benefited from economic buffers rather than from low transportation costs, which did not affect international trade under the 19th century, thereby causing decline of the latter. मतलब इंडो सेंट्रल एशियन का जो कारवन मर्चेंट्स था और जो पोर्टुगीज थे उनसे ज्यादा ये मतलब बेनिफिट करते थे, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बेनिफिट कर रहे थे.
एंड एम आलम इसके लाइक इसको आर्ग्यू करते हुए बोलते हैं कि द लॉस ऑफ इंडियन control over the maritime trade in the face of expanding European activities in the ocean, the rulers of Mughal, Safavid, and Uzbek empires responded by initiating a policy of protection for the overland trade. मतलब जो मुगल सफाविद और उज्बेक एम्पायर्स जो थे ना, वो जब देखते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की लाइक यहाँ पे इसकी वजह से डच और इंग्लिश कंपनीज के आने की वजह से कुछ खराब हो रहा है, देन वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज और ले आते हैं. And it has indeed been demonstrated that the Mughal emperors, despite their failure to develop the maritime trades, felt some connection with their Central Asian homeland and sympathized enough with merchants to be compelled to reduce taxation, relay the roads, and order the building of caravansaries. So, अगर मंद्रा presentation किसी को याद होगा, then she told in that कि मतलब उसने ना ओवरलैंड ट्रेड के बारे में बताया था. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि लाइक जो डच एंड इंग्लिश कंपनीज जब आई थी ना, तो मैरिटाइम ट्रेड की वजह से ओवरलैंड ट्रेड जो था वो मतलब डिक्लाइन करने लग गया था, बट उसी चीज को बचाने के लिए. एंड यहाँ पे एम आलम ये बोलते हैं कि हो सकता है कि जो सेंट्रल एशिया था उसके साथ उनका कोई कनेक्शन लग रहा होगा, बिकॉज दैट वाज देयर होमलैंड फॉर मुगल्स, तो सिंपैथी उन्हें लग रही होगी उसके लिए. सो इस चीज को बचाने के लिए, ओवरलैंड ट्रेड्स के लिए, दे रिड्यूस टैक्सेशन एंड उसके बाद फिर और मेजर्स लेते हैं वो. एंड देन इसका कंक्लूजन पार्ट में यू कैन से दैट जो फॉरेन ट्रेड था ना, जो मैरिटाइम ट्रेड था, उसका लाइक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बताऊं, देन फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. On account of its extensive trade and quality of goods, India exported to other countries, and there was inflow of wealth in India. The wall of Dhaka was supposed to be so fine that the whole packing, than of it could be passed through 2 fingers or a ring, and it was an item of great demand in foreign countries. So इंडिया के लिए काफी फेवरेबल बैलेंस था, एंड इंडिया वाज मेनली एक्सपोर्टिंग, इंपोर्ट था मेटल्स का ऑफ कोर्स, बट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था, एंड हमारा क्वालिटी ऑफ गुड्स भी बहुत अच्छा था. The next items of export में you can see cotton cloth was the most important item of export. European merchants exported malmal, muslin from Dhaka, silk from Banaras, and cotton textiles from Surat, Ahmedabad, and Madurai, pepper from Malabar. And then it was estimated that towards the end of 17th century, India had about 25% of the world's market share in textile exports. And अभी ये इतना कम हो गया that today it contributes less than 1%. So you can see कि इंडिया का उस टाइम ग्लोरी कितना था, एंड अभी 1% हो गया. Good. So main items of import: horses, velvet, decorative goods, guns and gunpowder, scents and wine were imported. India also imported dried and fresh fruits, and then carpet was also imported from Persia, and horses were imported from Arabia. Countries that had trade with India: India had trade relations with France, Holland, Portugal, England, Arabia, Egypt, Central Asia, पर्शिया, चाइना, जापान एंड नेपाल. सो यू कैन सी कि इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन था ना, वो कितना फ्लरिशिंग था, एंड कितने सारे लाइक कंट्रीज के साथ इसका ट्रेड हो रहा था उस टाइम. द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अफ्रीका, यस सॉरी आई फॉरगॉट, मैंने बताया पहले, वही अफ्रीका के साथ भी बहुत ट्रेड था. yes, yes, yes. Modes of transport, there were a number of ports on the on the sea coast of Bengal, Gujarat and Deccan. So ports के बारे में I already told, if you remember. So ports से mainly transport होता था, and यहाँ पे like मंदिरा का presentation में उसने बताया था कि जो जहाँ पे मेन प्लेस था मैन्युफैक्चर का, वहां से पहले वो थ्रू कैरावन्स, एनिमल्स के थ्रू वो लेके जाते थे पोर्ट्स तक, और उसके बाद फिर वहां से पोर्ट्स के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट करते थे दूसरे कंट्रीज में. एंड देन देयर वर चेंज इन द पैटर्न ऑफ ट्रेड till the end of 16th century AD. India's foreign trade to Europe was in the hands of Portuguese. In the 17th century AD, the East India Company was formed by English merchants. The company set up a factory at Surat. Before the end of 17th century AD, British settlements grew up at Madras, Bombay, Calcutta, Hooghly, and many other places. And the Portuguese were pushed back to Goa, and French to Pointry and Chandigarh. So British का क्योंकि पॉलिसी उनकी इतनी सटल एंड इतनी लाइक मतलब मैंने पॉलिसी उनका नेचर ऑफ ट्रेड ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. सो उसकी वजह से उनका जो नेचर ऑफ ट्रेड था ना, इसकी वजह से इंडिया का ट्रेड पैटर्न चेंज हो गया पूरी तरह से. मेन पहले तो पोर्टुगीज बहुत डोमिनेट कर रहे थे इंडिया का ट्रेड में, बट आफ्टर दैट जो ब्रिटिशर्स जब आए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट स्टार्टेड डोमिनेटिंग द इंडियन ट्रेड मार्केट.
So with this, maritime trade is finished, and then my next topic is non-agrarian production. 1 minute, Arshna. Yes, sir. That this is the two different topics. So firstly, we'll take some answer.